0 से 0.8 है बेटा 5 सेकंड में, तो आपको O2 का अपीयरेंस पता चल जाएगा। फिर से रिलेट करके बाकी चीजें कर लो, सारा कर लो टोटल दोनों, फिर डिस्कस करते हैं। आ रही है कोई या नहीं? सेम क्यों होंगी? रेट लॉ अलग है, लॉ ऑफ मास एक्शन अलग है। पहले का दिखाओ। पहले का आंसर बताना, डिसअपीयरेंस ऑफ O2 पॉइंट। तुम्हारा तो कुछ और आया जा रहा है, चेक करो। डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस में कोएफिशिएंट नहीं लगता होता है ना, तुम हाफ लगाए जा रहे हो। रेट में कोएफिशिएंट लगता होता है, डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस में कोएफिशिएंट नहीं लगता है ना।
सीधा आएगा 0.8 डिवाइड 5, 0.16 एटमॉस्फेयर पर N2O5 का 0.3, NO2 का 0.6। Disappearance of N2O5 is equal to 1/2 appearance of NO2 is equal to 2 appearance of oxygen। ऐसे हो जाएगा, चेक करो। इनमें से ये वैल्यू हमने सबसे पहले निकालनी है। ये कितनी है? अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन ये वाला है 0.16। ये 0.16 निकाल के ये आ गया 2 टाइम, सही हो गया। इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा फिर? ये 2 इधर जाके और 4 टाइम हो जाएगा, है ना? 4 टाइम हो गया, कितना? 0.6। चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर क्या आ रहा है ए और बी का? y2 x1 y2 आ रहा है। अगर हम पहले ये दोनों सेम ले लें तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू A2 बाई A1 पावर क्या है? x। R2 कितना है? 1.6 इंटू 10⁻² डिवाइड R1 चेक करो 8 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू A2 0.1 पावर x। ये कट के ऊपर 10 16 बन गया। फिर 8 और 16 कट के कितना आ जाएगा? 2। तो लेफ्ट हैंड साइड तो 2 है, राइट हैंड साइड 2 की पावर x है, तो x कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा 1। दूसरा b के लिए चेक करते हैं। जब a सेम है तो 3 और ये ले लेंगे 1, 3 और 1 में से R3 बाई R1 इज इक्वल टू B3 बाई B1 होल पावर क्या है? y। R3 कितना है? 3.2 इंटू R1 कितना है? 8 इंटू 10⁻³ 0.4 बाई 0.2 होल पावर। चेक करो, लेफ्ट साइड 4 आ जाएगा, राइट साइड 2 आ रहा है। 2 की पावर कितनी करें 4 आ जाए? 2। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन चेक करो, रेट इज इक्वल टू k a की पावर 1 b की पावर 2। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आ रहा है। अगर ये लॉ एक्सप्रेशन आ रहा है तो लॉ ऑफ मास एक्शन इज नॉट वैलिड हियर, है ना? क्योंकि a की कोएफिशिएंट हमें कितने दिए थे? 2, b के कितने दिए थे? 3। तो अगर तो कोएफिशिएंट और ऑर्डर सेम मैच होते हैं फिर तो लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड है। अगर मैच नहीं होते इट मींस नहीं वैलिड। तो हमने रेट लॉ बना तो लिया था, है ना? अब तो हमें पता ना भी कोएफिशिएंट जरूरी तो नहीं आने। क्लियर है? आगे k 2 आ रहा है, पहले एक्सपेरिमेंट में भर लो 0.1 0.2 ये वाला रेट भरो, आपका आंसर आ जाएगा। रेट है 8 इंटू 10⁻³ k निकालना है, a है 0.1 b है 0.2 होल पावर। कितना कह रहे हो? 2 आ रहा है। लास्ट इज डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये रेट आया हमारा, अगर कंसंट्रेशन इतनी है, ये कैसे करोगे? पहले हम रेट निकालेंगे क्योंकि हमें रेट कांस्टेंट पता चल गया। रेट कांस्टेंट कितना है? 2। कंसंट्रेशन ए और बी की 0.1, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो। फिर रेट ऑफ रिएक्शन को जिससे भी करेगा लिंक कर दो कोएफिशिएंट के हिसाब से। ये रेट कितनी आ गई? 2 इंटू 10⁻³ इतनी रेट आ गई। चेक करो, ये रेट आ गई। मुझे रेट नहीं चाहिए, मुझे क्या निकालना है? डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ए और रेट में देखना कैसे लिखेंगे फॉर्मूला। अगर रेट में ए की टर्म में लिखूं तो रेट इज इक्वल टू हाफ होगा डिसअपीयरेंस का। हमें रेट तो पता चल गई क्योंकि के पता चल गया था। रेट कितनी है? 2 इंटू 10⁻³, 2 टाइम हो जाएगा, फिर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन देने का पर्पस समझ आया कि आगे कोएफिशिएंट का रोल स्टार्ट हो जाता है। आपका रेट निकलेगा, अगर किसी का डिसअपीयरेंस अपीयरेंस निकालना है तो वो किस पे पता चलेगा? कोएफिशिएंट से पता चलेगा।
कर लोगे बेटा? बस यहीं तक था। बी का भी निकालना है? नहीं, डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना। कर लोगे? कुछ पूछना है यहां तक? क्लियर है? डीपीपी डिस्कस कर रहे हैं, पहले आगे थोड़ा सा के बारे में पढ़ लें, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक बना लो, रेट कांस्टेंट के बारे में थोड़ा और पढ़ना है हमने। रेट कांस्टेंट के बारे में हल्की सी नॉलेज हमें और चाहिए अभी। लिख लो, टॉपिक बना लो, रेट कांस्टेंट क्या है। जैसे बेटा हम एलिवेशन कांस्टेंट के बी, के एफ, इनकी डेफिनेशंस बना के आए हैं, वैसे यहां रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन बनेगी। चेक करो, कोई एलिवेशन डेल्टा टीबी वाले में के का कोई डेफिनेशन याद आ रहा हो, वैसे बना दो। रेट हमारा ये है, रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर है एन। डेल्टा टीबी का क्या फॉर्मूला रहता था? बताओ, के बी का किसको याद है, डेफिनेशन क्या था? तो वैसे इसमें देखो, कोई अगर कंसंट्रेशन 1 ले ले तो कुछ बन सकता है। हाँ, तो जब भी डेफिनेशन बनानी है एक ही मेथड फॉलो कर रहे हैं कि 1 ले लो, यूनिटी कर दो, तो फिर के क्या हो जाएगा? जैसे इसमें था कि अगर मोलैलिटी 1 ले लें तो के बी क्या होगा? जितना भी बॉइलिंग पॉइंट राइज होगा उसे क्या कहते थे? के बी, है ना? तो ऐसे के निकालना कौन सा मुश्किल है? हम कहेंगे भी 1 कंसंट्रेशन ले लो सभी रिएक्टेंट की, जब सब कंसंट्रेशन की 1 मोलर भरेंगे फिर हम रेट चेक करें, वो रेट क्या होगा आपका? के होगा। क्या इससे फर्क पड़ेगा भी ऑर्डर क्या है? कोई, क्योंकि 1 है तो पावर 2 कर लो, 3 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो के निकालने का एक सिंपल सा मेथड है भी, जो ए बी सी जितने भी रिएक्टेंट हैं सबकी कंसंट्रेशन बीकर में कितनी कितनी डालो? 1 मोलर। 1 मोलर डाल के उसकी रेट निकाल दो ग्राफ से एक्सपेरिमेंटल, वो जो रेट आएगी वो क्या होगा आपका? के होगा। क्लियर है? देखो पहला के क्या है, डेफिनेशन इज, इट इज इक्वल टू rate of reaction when concentration of each reactant is taken as कितनी? each reactant is taken as 1 unit। सभी की कंसंट्रेशन क्या ले लो? 1 यूनिट ले लो, हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लो इसके बारे में, के बारे में। पहला, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम रखा हुआ है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो कहीं आ जाए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट एंड रेट, रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मल जो हम रेट पढ़ के आए हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या है? के। स्पेसिफिक कैसे वर्ड आ गया? क्योंकि आप स्पेसिफाई कर रहे हो कंसंट्रेशन कितनी लेनी है? 1। जब कंसंट्रेशन 1 है, हमने स्पेसिफाई कर दी कंडीशन, तब जितनी भी रेट है उसे क्या कहा जा रहा है? रेट कांस्टेंट के, या फिर इसलिए क्या नाम दिया इसे? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, तो रेट अलग चीज है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या है? अलग है, हो जाएगा। सेकेंड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। क्या ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी? के सेम रखा है, हमने अभी न्यूमेरिकल भी किया था, के जितना निकाल लिया उतना ही रखा, के नहीं चेंज होता। टाइम के साथ आपका कंसंट्रेशन कम होगी रिएक्टेंट की, रेट स्लो होएगी, लेकिन के क्या रहेगा? सेम, है ना? तो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। थर्ड, इट्स यूनिट्स डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन इसके यूनिट हम कैसे निकालेंगे? ये रेट है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर n। यूनिट निकालनी है, रेट के यूनिट हम लेते हैं, मान लो मोलर, मोलैरिटी में ले लिए तो पर सेकेंड। के निकालनी है, इसके हैं मोलैरिटी, होल पावर क्या है? n, ऑर्डर। तो बताओ क्या के यूनिट ऐसे निकल जाएंगे? मोलैरिटी
1 माइनस एन पर सेकेंड। ये एन इधर जाके डिवाइड हो गया, ऊपर जाके क्या आ गया माइनस एन, तो 1 माइनस एन पावर क्या बन गया पर सेकेंड। इसमें तुम ऑर्डर डालते जाओ, अगर के जीरो ऑर्डर का पता करना है तो एन कितना भरोगे, जीरो, जीरो भरोगे तो कितना आ जाएगा मोलर पर सेकेंड। ठीक है, जीरो ऑर्डर का कितना आ गया के मोलर पर सेकेंड। ऐसे बताना फर्स्ट के कितने आ जाएंगे, ओनली पर सेकेंड। सेकेंड के तो कई बार तो मल्टीपल में ना हमें एक क्वेश्चन दे देगा, मल्टीपल में हम आगे करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे टॉपिक ऑर्डर निकालना। कई बार ऑर्डर में डबल किया 4 टाइम हुआ दिया ही नहीं, लेकिन के लिख दिया कहीं, तो के यूनिट देखे ध्यान से, उसी से निकल जाता है ऑर्डर आपका, है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, कर लोगे बेटा, हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट लिखो, के कैन बी डिफरेंट फॉर रेट, K can be different for rate of same reaction, as rate changes with coefficient, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक रिएक्शन है A to B या A to प्रोडक्ट, इसका हमें रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A पावर X। एक इसी का रिएक्शन दिया हुआ है 2A, सेम रिएक्शन है प्रोडक्ट, इसका रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू K डैश A पावर X। हमें कहता है अंडर सिमिलर कंडीशन, मींस सेम कंसंट्रेशन अगर ले लें, अंडर सिमिलर कंडीशंस रिलेशन बिटवीन K एंड K डैश, ऑप्शन है इक्वल है, ऑप्शन है K 2 टाइम है, K डैश 2 टाइम है, या फिर इनमें से कोई भी। तो लिख लो पहले, फिर मैं बता रहा हूं कैसे करना है। कोई बताना चाहेगा पहले? देखो अब क्या है इसमें, हाँ कौन बता रहा है, ऋषभ? टू टाइम्स है ना, 2 टाइम्स आ जाएगी। कैसे? रेट तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो मैंने कोएफिशिएंट चेंज किया कॉपी पे तो मेरा रेट चेंज हो गया, लेकिन एक्चुअली जो चेंज नहीं हो रहा, हमने बीकर में ए की कुछ कंसंट्रेशन ली है, ए टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मैं क्या निकाल रहा हूं, इसका डिसअपीयरेंस। दूसरा स्टूडेंट भी यही कर रहा है, उसको भी मैंने ए दिया है, वो भी ए में डिक्रीज नोट करे जा रहा है टाइम के साथ, उसने भी ये निकाला। क्या लगता है कॉपी पे उन्होंने अलग अलग बैलेंस किया है, एक ने ए लगा के बैलेंस किया, एक ने 2A लगा के बैलेंस किया है, क्या उनकी कॉपी पे अलग अलग बैलेंसिंग से इसमें कोई फर्क पड़ेगा प्रैक्टिकल में? रिएक्शन तो सेम ही चल रही है ना। मैंने 2 स्टूडेंट लिए, दोनों को ए दे दिए, कोई 2 रिएक्टेंट दे दिए, उनको 10 मोलर दे दिया, उन्हें कह दिया भी नोट करो कैसे कैसे चल रहा है, 10 मोलर से 5 मोलर इसके बीकर में रह गया, चलो 10 सेकंड लगे। सेम इसमें भी हुआ होगा, 10 मोलर से 5 रह गया, कितने टाइम में, 10 सेकंड में। लेकिन बाय चांस क्या हुआ कि एक ने बैलेंस ऐसे किया है, जैसे नाइट्रोजन वाले में एक में हाफ लगा के कर लिया, एक ने 2 लगा के कर लिया, लेकिन उससे ये तो नहीं फर्क पड़ा ना उनका। इट मीन डिसअपीयरेंस क्या है, सेम है, लेकिन उनका रेट में तो फर्क पड़ेगा बेटा ये, क्योंकि रेट कैसे आ रही है, रेट तो इसके लिए तो रेट सिर्फ dA/dt है, लेकिन इसके लिए रेट क्या है, 1/2 भी तो लगेगा ना।
तो जब एक्सपेरिमेंटली मैं निकालूंगा रेट, तो ये वाला स्टूडेंट तो रेट मुझे सीधा बता देगा, अभी जितना DA/DT है उतना रेट है। लेकिन दूसरा स्टूडेंट सीधा थोड़ी ना बता सकता है, उसे पता भी 2 लगा दिया मैंने तो कोएफिशिएंट, तो वो रेट कितनी बताएगा, 1/2 DA। इट मींस रेट हम दोनों की सेम ही एक्सपेरिमेंट में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि रेट सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या चीज है जो सेम रहती है, डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस, वो नहीं चेंज होएगी तुम्हारी जब सेम रिएक्शन तुम करवा। हो जाएगा? तो लिखो इंपॉर्टेंट बना के, इसमें क्या करने वाले हैं हम, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस is independent of coefficient. Rate of disappearance or appearance is independent of coefficient. ये इंडिपेंडेंट है कोएफिशिएंट पे। ये कॉन्सेप्ट अगर हम यूज करें तो मुझे इन दो इक्वेशन में मुझे पता है भी क्या सेम होगा, रेट नहीं मैं कह रहा सेम होगा, मैं कह रहा हूं डिसअपीयरेंस मुझे पता है वो क्या होगा, सेम। ठीक है, तो मैं इससे डिसअपीयरेंस निकालता हूं, मुझे रेट दिया हुआ है, मुझे पता है रेट कोएफिशिएंट 1 है, डिसअपीयरेंस ही होगा, ये तो कितनी आ गई K⁴x। लेकिन इससे अगर मैं डिसअपीयरेंस निकालूंगा तो डिसअपीयरेंस कितनी आ जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी। ठीक है, मुझे पता है डिसअपीयरेंस तो सेम है ना, बाय चांस चलो मैंने 2 लगा के बैलेंस किया, उसने 1 लगा के बैलेंस किया, एक ने हाफ से कर दिया बैलेंस, एक ने सारी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना ही किया हमने, और तो कोई फर्क नहीं है। तो फिर हम कहेंगे भी हमारी डिसअपीयरेंस तो सेम आएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल, तो हम कहेंगे भी ये होना चाहिए K⁴x मस्ट बी इक्वल टू 2K' A⁴x। बाकी चीजें सेम है, कंसंट्रेशन हमने सेम ही ली थी, 10 मोलर कंसंट्रेशन हमने सेम ही ली थी स्टार्टिंग में, लेकिन हाँ हमारी रेट में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट क्या है, अलग अलग। तो रेट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रह गया, एग्जैक्टली जो चल रहा है प्रैक्टिकल वो डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस है, वो सेम ही रहेंगे एक रिएक्शन में। रेट तो डिपेंड करता है तुम कैसे बैलेंस करते हो, मैं कैसे बैलेंस करता हूँ, हो सकता है हमारी सेम रिएक्शन की रेट क्या हो जाए, अलग अलग। ठीक है बेटा, तो इससे हम ये रिलेशन लेंगे भी K किसके इक्वल आ जाएगा, कर लोगे, तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, हो जाएगा, ये समझ आ गई चीज। डिसअपीयरेंस सेम होता है, रेट में भी डिफरेंट, ऐसे हो। ठीक है, दूसरा ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन सा है, एक और हमें मिलेगा, ये दिया हुआ है नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन 2 अमोनिया। हमें ना अलग अलग डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस दिए हुए हैं इस रिएक्शन के। मैंने नाइट्रोजन का डिसअपीयरेंस नोट किया, वो तो K1 आ रहा है, नाइट्रोजन की पावर 1 हाइड्रोजन की पावर 3, इसका रेट लो ये आ रहा है डिसअपीयरेंस का, इसमें K क्या है, K1। किसी और स्टूडेंट की ड्यूटी लगाई भी तू हाइड्रोजन का पता कर ले, उसने हाइड्रोजन पे ध्यान रखा भी हाइड्रोजन इतने मोलर थी, इतनी रह गई, उसने इससे ये रिलेशन मुझे निकाल के दिया है, वो कहता मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया हाइड्रोजन पे उससे मेरा फॉर्मूला ये आ रहा है K2 नाइट्रोजन की पावर, और ये तो नहीं चेंज होएगी क्योंकि ऑर्डर तो रिएक्शन का क्या रहेगा, सेम, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, वो कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तीसरे ने एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकली इसकी अपीयरेंस निकाल ली है, लेकिन वो अपीयरेंस में K क्या आ रहा है, K3। क्या लगता है क्या इनमें कोई रिलेशन होगा K1 K2 K3 में, उसने कुछ ऐसे रिलेशन दिया हुआ है 6K1 इज इक्वल टू कुछ 3K2 2K3, या फिर ऐसा कुछ 6K1 2K2 3K3, ऐसे कुछ आंसर्स दे रखे हैं, चेक करना आपका आ रहा है या नहीं, या फिर इक्वल ही है, या फिर इनमें से तो कोई भी नहीं लग रहा, कुछ ऐसा है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि हमें पता है रेट इक्वल करने के लिए हमें कोएफिशिएंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर मैं रेट का एक्सप्रेशन लिखता हूं तो जो हमने परसों पढ़ा था टॉपिक एवरेज वाला, वो इसमें भी लगेगा बेटा। जो रिलेशंस हमने लिखने सीखे हैं ना, वो एवरेज के लिए भी सही है, इंस्टेंटेनियस के लिए सही है। अगर मैं वो वाला रिलेशन लिखूं तो क्या मैं इसका रेट नाइट्रोजन की टर्म में ऐसे लिखूं भी डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन ही है, क्योंकि कोएफिशिएंट कोई है नहीं। हाइड्रोजन की टर्म में कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन की टर्म में कैसे लिखा जाएगा, 3 टाइम है किसके,
नहीं 1/3 है ना, 1/3 डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। अमोनिया के लिए कैसे लिखोगे, 1/2 अपीयरेंस ऑफ, वैल्यूज भर दो, आपको जो अलग अलग रेट्स के फॉर्मूले दिए हुए हैं वो वैल्यूज भर दो, आपका रिलेशन आ जाएगा K1 K2 एंड K3 में क्या क्या रिलेशन है ना। तो डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन Br है, नाइट्रोजन की जगह हम भरेंगे ये वाला, इनमें से देखो ये तो कट ही जाएंगे ना, सिमिलर कंसंट्रेशन है, ये तो कट जाएंगे, क्या रह जाएगा K1, यहां कितना रह जाएगा 1/3 K2, यहां कितना रह जाएगा 1/2 K3 है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दें 6K1 2K2 3K है ना। तो ये कुछ K के क्वेश्चन उसने दे रखे हैं, इसलिए अलग से एक टॉपिक बना दिया, अदरवाइज तो सीधा सा आगे बताने की जरूरत नहीं, रेट कांस्टेंट है, अभी रेट कांस्टेंट है, लेकिन रेट कांस्टेंट में भी आगे कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं, ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं, यूनिट्स है ना, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं, कंसंट्रेशन चेंज होने से चेंज नहीं होता, रेट अलग है, डिसअपीयरेंस सेम रहती है ना, ऐसी कुछ चीजें हमने कर लोगे बेटा। डिफरेंसेस ट्राई कर सकते हो, लिखो व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन रेट एंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, 3 डिफरेंस लिखो मिनिमम। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन रेट एंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, एक तरफ लिखो रेट, एक तरफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो अब स्पेसिफिक रिएक्शन रेट रेट नहीं है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या है, के है। क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ट्राई करो, रेट एंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। पहले तो डेफिनेशन लिख लो भी, रेट हमने कैसे कैलकुलेट किया है, के हमने कैसे कैलकुलेट किया है। रेट तो है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है ना, तो डेफिनेशन लिख लो, रेट क्या है, इट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, लेकिन ये क्या है, इक्वल टू रेट, कब, इक्वल टू रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच इज 1 यूनिट, सभी की कंसंट्रेशन क्या है 1 यूनिट। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन आ गया, तो दो अलग अलग नेम है ना, नेम कई बार नेम में कंफ्यूजन, दोनों ही रेट लग रहे हैं सुनने में, लेकिन एक रेट है, एक क्या है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, रेट कांस्टेंट। दूसरा कोई और डिफरेंस बोलो, हाँ बेटा वंशिका क्या बोल रहे हो, हाँ दूसरा इंडिपेंडेंट है ना। तो पहला रेट चेंजेस विद कंसंट्रेशन, इट चेंजेस विद कंसंट्रेशन, लेकिन ये वाला इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। दो हो गए, कोई और भी आ सकता है। यूनिट्स क्या हैं इसके, हमेशा सेम है, मोलर पर सेकेंड, यूनिट्स मोलर पर सेकेंड या फिर एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, लेकिन इसके यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन ऑर्डर, और के मोलर की पावर 1 - n पर सेकेंड या फिर एटमॉस्फेयर की पावर 1 - n। आप ऑर्डर भरते जाओ, 2 है 3 है 4 है, जितना ऑर्डर है उससे आपके आंसर निकलते जाएंगे। कर लोगे बेटा, तो अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। हमने स्टार्ट किया था इंस्टेंटेनियस रेट निकालना, एक्सपेरिमेंट से तो हमने ग्राफ ड्रॉ किए, स्लोप से निकाल दिए, लेकिन फिर हमें लगा भी ये तो बड़ा मुश्किल है, बार बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तो हमने कोई थ्योरेटिकल फॉर्मूला ढूंढा, उसमें सबसे ज्यादा हेल्प की हमारी लॉ ऑफ मास एक्शन, उसने हमें एक आइडिया दे दिया, उसे हमने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लिया, रेट लॉ बना लिया, उस इम्प्रोवाइज में बस पावर हमने खुद चेंज की है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही लॉ ऑफ मास एक्शन गलत था, कभी सही भी होता था कभी गलत भी होता था। पावर हमने ऑर्डर निकालना सीखा है, उसके लिए हमें 3 एक्सपेरिमेंट मिनिमम लगेंगे, एक बार ए का सेम रख के बी का चेंज किया, एक बार ए का चेंज किया बी का सेम रखा, 3 एक्सपेरिमेंट से हमने एक बार ऑर्डर निकालना सीख लिया। ऑर्डर निकालने के बाद हमें फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूले में हम एक एक्सपेरिमेंट से के निकाल लेंगे, के क्या रहेगा कांस्टेंट,
हमारे पास रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आ गया, के की वैल्यू उतनी ही भरते जाएंगे। अब हम अपना टारगेट पे पहुंच गए। अभी हम पूछेंगे भी बता कितनी कंसंट्रेशन पे रेट पता करना चाहता है। वो कहेगा भी ए इतने मोलर है, बी इतने मोलर है, मैं भरूंगा वैल्यू, रेट बता दूंगा भी इतनी आएगी, है ना। 10 मोलर लेने हैं, इतनी आएगी। 5 लोगे इतनी आएगी, 2 लोगे इतनी आएगी। तो हमें एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले 2-3 एक्सपेरिमेंट करने पड़े, बाद में एक रिलेशन आ गया जिससे हम किसी भी टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं। उस टाइम पे कंसंट्रेशन बता दो, बस कंसंट्रेशन भर के आंसर आ हो जाएगा बेटा। क्लियर है यहां तक? पहले शीट के डाउट ले लो, असाइनमेंट में देख लो। करके आए हो बेटा? पहले सब्जेक्टिव में चेक करो, कौन सा करूं? फर्स्ट 10 में से 6 देखो, आज किया करके देखना, ऑर्डर निकालना है। आज किया 6 अभी करके देखो। के यूनिट क्या है? मोलर 1 - n पर सेकेंड। हमें दिया हुआ है के यूनिट क्या है? लीटर पर मोल पर सेकेंड। इसे अगर मैं मोलर लिखूं तो क्या मैं मोलर की पावर -1 पर सेकेंड लिख दूं? चेक करो, है ना, पर मोल लीटर है ना। तो मैं इसे अगर मोल पर लीटर लिखना चाहता हूं तो मैं -1 लिख दूं होल पावर। अब इसे मैच कर लो, तो हमारा 1 - n क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। तो हम कहेंगे 1 - n इज -1। n निकाल दो कितना आ रहा है? 2 हो जाएगा। दूसरा भी ट्राई कर लोगे? पर सेकंड सीधा ही है। 2 ऑप्शन है, जा तो ऐसे करो या फिर हिट एंड ट्रायल, 0 भर के देख लो। इसमें n 0 भर के देख लो मैच हो रहा है या नहीं, 1 भर के देख लो, 2 भर के देख लो। जब मैच हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट 8th देख लो। एक डेफिनेशन लिखनी है हमने मॉलिक्यूलैरिटी की। मॉलिक्यूलैरिटी क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन ने एक टर्म और बताई, वो कहता है कोएफिशिएंट के बेस पे अगर किसी रिएक्शन में A to B बन रहा है तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है भी एक टाइम पे A to B तभी बनेगा अगर कितने मोल A के? 2, कितने मोल B के? 1, अगर ये तीनों साथ साथ टकराएं। अगर कभी ऐसा होता है भी A के एक B टकराते हैं तो क्या A to B बनेगा? मिनिमम 2 A, एक क्या हो B, तभी चांस है ये टकराए। ये जो मॉलिक्यूल हैं वो कहता है अगर इन्हें काउंट करें भी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, कितने मॉलिक्यूल एक के रिएक्टेंट के कितने दूसरे के टकराएं एक ही टाइम पे ताकि जो प्रोडक्ट बने, उनकी अगर काउंटिंग कर लें उसे क्या कहते हैं हम? उसकी मॉलिक्यूलैरिटी। जैसे इसमें हमें पता चल रहा है भी 2A 1B, तो कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 3, तो हम कहेंगे इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? मॉलिक्यूलैरिटी इज 3। ठीक है, लिख लो, राइट डाउन। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ molecules of reactants, number of molecules of reactants colliding simultaneously to form product, प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे क्या कहते थे? मॉलिक्यूलैरिटी। लेकिन आजकल हमने इसे ऑर्डर चेंज कर लिया। हमें पता था पहले तो रेट हमें लगता था भी मॉलिक्यूलैरिटी पे डिपेंड करती है कि जितने इतने मॉलिक्यूल हैं इसकी पावर 2 इसकी पावर 1। तो पहले एक टर्म ही मॉलिक्यूलैरिटी होती थी ऑर्डर की जगह, जब तक हम क्या यूज करते थे? लॉ ऑफ मास एक्शन। कुछ साल, 5 साल 10 साल पता नहीं, लॉ ऑफ मास एक्शन यूज किया होगा। जब तक लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करते थे ना, तब ऐसे लिखते थे के A की पावर 2 B की पावर 1। कौन सा लॉ है?
लॉ ऑफ मास एक्शन। तब टर्म ऑर्डर नहीं यूज होता था, वो सेम टर्म को हमने ऑर्डर आज चेंज किया है, सेम टर्म को क्या लिखा जाता था, मॉलिक्यूलरिटी। तो हम कहते थे मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की कितनी है, 3। तो इसलिए सिर्फ बताने के लिए हिस्ट्री का एक वर्ड है मॉलिक्यूलरिटी। आजकल इसी को किससे रिप्लेस कर दिया, ऑर्डर से। ऑर्डर इज बेटर देन मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। तो ये भी लॉ ऑफ मास एक्शन से निकला हुआ है वर्ड है। कर लोगे बेटा ये भी। लास्ट एक डेफिनेशन लिखनी है, एक्टिवेशन एनर्जी लिख लो, इसके बारे में डिटेल तो हम आगे पढ़ेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? अगर हमने प्रोडक्ट बनाना है बेटा, मान लो ए और बी ये टकराते हैं, टकरा के प्रोडक्ट बनाते हैं ए बी, तो एक लॉ ऑफ मास एक्शन में एक चीज और बताई है उसने, वो कहता सिर्फ टकराना ही जरूरी नहीं है, टकराते हुए इनके बॉन्ड भी तो टूटने चाहिए ना। अगर ए और बी टकराएं, अगर ये खुद का बॉन्ड ही नहीं तोड़ पाया, ये अपना बॉन्ड ही नहीं तोड़ पाया, तो क्या ए और बी का नया बॉन्ड बन पाएगा? तो कहता टकराते हुए प्रोडक्ट तभी बनता है अगर उन्हें एक मिनिमम एनर्जी आप देते हो। वो मिनिमम एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एक्स्ट्रा लगती है बाहर से, उस एनर्जी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। लिख लो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, लिखो वर्ड आगे आएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक all the bonds of reactants, extra energy required to break all the bonds of reactants so that they form product on collision, जैसी टकराएं, टकरा के क्या बने, प्रोडक्ट बने, है ना। एक्स्ट्रा इसलिए लिखा बेटा क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी जीरो थोड़ी ना है, कुछ ना कुछ तो इनके पास है ही है जो एनर्जी से मूव कर रहे हैं। मान लो बॉन्ड तोड़ने में 60 लगती है, तो उसमें से 40 तो इसके पास पहले से ही है, एक्स्ट्रा कितनी लगी, 20। तो वो जो एक्स्ट्रा चाहिए उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसे भी हम और डिटेल बाद में पढ़ेंगे, फैक्टर्स आएंगे एक टॉपिक, ठीक है। और चेक करना 10 तक डिफरेंस रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में मेन पावर का ही डिफरेंस है ना। 10 तक फिफ्थ का आंसर नहीं मैच हो रहा, अभी चेक करो, आंसर नहीं मैच हो रहा। जो फिफ्थ में दिया हुआ है, फिफ्थ का आंसर शिफ्ट कर लो, थर्ड वाले का है ये ना। फिफ्थ का तो सिर्फ ऑर्डर ही निकालना था बेटा, इसका आंसर तो चाहिए ही नहीं हमें, पावर ऐड करनी है फिफ्थ में तो। हाँ 2 and 1, ठीक है। आगे देख लो, और कोई है 10 तक? सेकंड वाले में चेक करो भी क्या डाउट है। किसका कह रहे हो? 6 का, फिफ्थ का बी पार्ट, 3/2 and -1 कितना आ गया बेटा, 1.5 और -1 0.5 आ गया प्लस का। माइनस तो माइनस ही करेंगे, 18 का मल्टीपल में है, आंसर चेंज कर लो। 3/2 and -1/2 कितना आएगा, 1 आएगा। दिया क्या हुआ है, 2 प्लस होगा, फिर ये माइनस किया होगा, चलो कोई बात नहीं। 18 का आंसर चेंज है बेटा, बी आ रहा है सबका। 16 का भी चेंज है, क्या आ रहा है, डबलिंग 16 पढ़ रहा हूं, देखो डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ बोथ इंक्रीज द रेट बाय 8, डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल द रेट। पहले तो बी के लिए निकालो ऑर्डर कितना है, B2/B1 R2/R1 है ना। ये क्या कह रहा है, डबल हो रहा है, ये डबलिंग कंसंट्रेशन रेट क्या हो रही है, डबल, तो y कितना आ गया, 1, y1 आ गया। अब कई बार एक्सपेरिमेंट में हो सकता है दोनों ही डिफर हो रहे हो, तो अगर एक का ऑर्डर आपको पता चल गया फिर हम दूसरे का निकाल सकते हैं। अभी जैसे दोनों ही डबल कर दिए उसने, ये भी डबल कर दिया 2 की पावर x, ये भी डबल कर दिया, लेकिन इसकी पावर तो हमें पता ही चल गई कितनी है, 1। ये रेट क्या हो रही है अब, 8 टाइम, तो फिर ऐसे भी आ सकता है 8/1। इसमें से एक का तो पता ही है 2 की पावर 1,
ये कितना आ गया 4, x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चेक करो आंसर चेंज है या आंसर चेंज है। 16 का आंसर बी है। ठीक हो गया। अब चेक करो फर्स्ट 5 में से ऑब्जेक्टिव में 9th का आंसर ग्राम में बेटा कन्वर्ट करने वाला है। चलो फर्स्ट 5 में से कोई समझना किसी ने? 9th करवा दूं, उससे पहले कोई और है? 7 देखो 7 रीड करो, किसने किया हुआ है 7? कई बार ऐसे आ जाएगा, देखना मान लो कोई रिएक्शन हमें नहीं पता लेकिन ये पता है, एक है 1/2 माइनस dp/dq dt, एक है 1/3 dq/dt, एक है 1/2 माइनस dr/dt 1/5, एक है 1/4 ds/dt। हमें क्या था, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन लिखो। तो इससे हम रिएक्शन लिख सकते हैं, है ना? जो 1/, किया हुआ है तो कोफिशिएंट है, पता चल गए। इनमें से कुछ रिएक्टेंट है, कुछ प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट कैसे पता चलेगा? नेगेटिव वाले, तो नेगेटिव वाले उठा लो, P एंड R, ये तो है रिएक्टेंट, ठीक है। कोफिशिएंट कितने कितने हैं? 2 एंड 5। जो पॉजिटिव वाले हैं वो क्या है? प्रोडक्ट, तो Q3 + 4 क्या है? तो हम कहेंगे भी ये रिएक्शन है तुम्हारा। ये समझ आया? अब इसी का कुछ आगे दिया हुआ है, हमें रिएक्शन के कोफिशिएंट नहीं पता, हमें ये पता है भी अगर इसका कोफिशिएंट x है, इसका कोफिशिएंट y है, तो ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है, log ले लिया, log लेके ये कोफिशिएंट अगर मैं अलग कर दूं इकट्ठे, तो क्या इसे मैं x/y लिख सकता हूं? dA/dt = x/y dV/dt। अगर log ले लें बेटा तो log दिस मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो log प्लस हो जाता है, तो फिर हम इसे अलग से अगर log लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे प्लस log x/y हो जाएगा, कर लोगे। और ये log x/y की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है? 0.3 का मतलब ये log 2 है, इट मीन log x/y कितना है? log 2, तो x/y कितना आना चाहिए? 2:1 आना चाहिए, है ना। तो इसमें x/y कितना आना चाहिए? 2:1 आना चाहिए। कर लोगे? फिर से देख लो, हमने कोफिशिएंट एक साइड इकट्ठे कर दिए, वो कहता log ले लो। अगर log ले लें तो x/y का log अलग से आ जाएगा प्लस करके। इसकी वैल्यू 0.3 लिख रखी है, 0.3 लिख रखी है, तो मुझे पता है 0.3 और log 2 का होता है। इसका मतलब यहाँ पे log 2 था, log 2 और log x/y सेम ही है, इट मीन 2 किसके इक्वल होगा? x/y, तो x/y शुड बी इक्वल टू 2, तो ऐसे आ जाए, हो जाएगा ये भी। 9th का आंसर, 9th में बेटा ग्राम वाला है, 100 ग्राम पर मिनट है, हमें ग्राम नहीं रखना, हमें पहले मोल्स बनाने हैं। तो मोल चेक करो कैसे बनेंगे। SO3 के बारे में रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है कितना? 100 ग्राम पर मिनट। ग्राम की जगह क्या लिखेंगे? डिवाइड कितना इसका बताना, 80 आ जाएगा। कितने मोल आ जाएंगे? 5/4 1.25 आ गए, ये मोल पर मिनट हो गया। अब मैं रिलेशन लगा सकता हूं, किसका निकालना है? डिसअपीयरेंस ऑफ O2। चेक करो क्या ऐसा है, डिसअपीयरेंस ऑफ O2 = हाफ है अपीयरेंस ऑफ SO3, है या नहीं? चेक करो, वैल्यूज भरो। अपीयरेंस ऑफ SO3 की जगह क्या भरेंगे? 1.25। सॉल्व करके देखो, ये कितना आ गया?
1/2 इंटू 1.25 मोल है, लेकिन ग्राम में अगर पूछा जा रहा है तो इंटू 32 कर देंगे। ट्राई करो कितना का आ रहा है आंसर, आ जाएगा आंसर। तो इसे ऐसे करना है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट वाला बताया था पॉइंट कि कई बार ग्राम दे देगा, ग्राम से रिलेट नहीं कर सकते, मोल से रिलेट करेंगे, ठीक है, वो वाला पॉइंट। 15 तक चेक करो, कौन सा 13 देखो। फर्स्ट ऑर्डर है ए, अभी आपने कौन सा बोला सारा, उसने 13 बोला ना। ए का कितना है 1, बी का कितना है 2, ये आ रहा है रेट, ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें कह रहा है 13 में 1 मोल ऑफ ईच ए एंड बी इंट्रोड्यूस 1 लीटर, इनिशियल रेट इतनी है, हाफ ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गए तो कितनी हो गई। तो पहले 1 लेके रेट भर लो, फिर हाफ ऑफ लेके रेट देख लो कितनी है। अगर ये 1 करके कितनी रेट आ रही है, पहले R1 दी हुई है, R1 बाय R2 इज इक्वल टू A1 बाय A2 पावर 1, B1 बाय B2 पावर क्या है, एक रेट पता है बेटा, दूसरी निकालनी है। कंसंट्रेशन 1 है, ये कितनी है हाफ। क्लियर है। तो R1 कितना है, करूं सोल्व, कर लोगे इसे, ठीक है। आगे देखो 15, ये भी ऐसा ही है। अगर वॉल्यूम 1/3 हो गया तो बताओ कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 3 टाइम्स। तो वॉल्यूम 1/3 का मतलब कंसंट्रेशन होगी N/V, तो कंसंट्रेशन 3 टाइम है ना। अब उल्टा हमने जैसे कल क्वेश्चन किए थे ना, हमने तो ऑर्डर निकालने के लिए किए थे, हम कहते थे कंसंट्रेशन डबल रेट 4 टाइम, ऑर्डर निकाल दो, बोलना कितना आ गया कंसंट्रेशन डबल रेट 4 टाइम, 2 आ गया। उल्टा भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, आपको ऑर्डर दे दिया 2 है, ऑर्डर दे दिया 2 है, आपको कहता भी बताओ कंसंट्रेशन डबल करने से रेट कितने टाइम होएगी, तो और इजी, हमें पता ही है ऑर्डर 2 है, तो 2 की पावर 2 हम कहेंगे 4 टाइम होएगी। तो यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन है भी आपको कंसंट्रेशन दी जा रही है, भी इतने टाइम कर दी, ऑर्डर पता है तो आपको रेट बताना। अब इसमें बस एक ये कर दिया भी 1/3 वॉल्यूम है, तो कंसंट्रेशन कितनी होगी 3, ऑर्डर फर्स्ट है तो रेट भी क्या हो गई 3 टाइम। अगर ऑर्डर सेकंड होता 9 टाइम, थर्ड होता 27 टाइम, तो उसका क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। और कोई 20 तक क्लियर है, बाकी चलो आगे टॉपिक कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यहां तक पढ़ते हैं। आज नीट वालों के डाउट है प्रीवियस ईयर के, है ना।